I welcome you all to this new class of Constitutional History of Part Second. Right. So let everyone join fast. सब लोग फटाक से ज्वाइन कर लो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. हेलो अभय, जय हिंद शिवम. देखो यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, राइट, उसके नोट्स बना लो. राइट, उसके नोट्स आपको बना लेने हैं. मैं बताती चलूंगी आपको कि देखो जितने भी हम यहाँ फीचर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट एक्ट्स के, राइट, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है. इन शॉर्ट आप उसके नोट्स बना सकते हो. ठीक है, इन शॉर्ट उसके आप नोट्स बहुत आराम से बना सकते हैं. मैम बीओसी कितने मेंबर्स बॉडी थी? इट वॉज अ 5 मेंबर्ड बॉडी, राइट, 5 मेंबर्स थे उसमें. ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. राइट, काफी लोग आ चुके हैं क्लास में. सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक देख लिया था. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. राइट, 1858 के बाद जो है आपका कंपनी रूल खत्म हो गया था. राइट, एंड आपका कौन सा रूल स्टार्ट हो गया था? क्राउन रूल. राइट, क्राउन रूल जो है स्टार्ट हो गया था हमारा. ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्राउन रूल्स जब आया, ये क्या रख दें. सो क्राउन रूल्स जब आए तो काउंसिल एक्ट्स आने चालू हो गए. राइट, काउंसिल एक्ट्स आने चालू हो गए. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एक्ट आया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. राइट, जय हिंद दीक्षा, गुड आफ्टरनून. सो इंडियन काउंसिल एक्ट्स के साथ ही कुछ प्रोविजंस आए. राइट, हमने देख लिया 1858 के एक्ट के साथ जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट बिकेम, उसकी पोजीशन जो चेंज हो गई थी वो क्या हो गई थी? वायसरॉय. राइट, सो यहाँ पे जो इंडियंस थे, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियंस को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल गया था विथ काउंसिल एक्ट 1861. अब हम देखते हैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला था? ताकि इंडियंस को जो ब्रिटिशर्स है वो भरमा पाए, राइट, कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. राइट, ऑल्दो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दैट वाज अ एडवाइजरी बॉडी. वी ऑल नो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही जो थी आपकी सर्वे सर्वा थी, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एडवाइजरी बॉडी. सो 3 इंडियंस वर एडमिटेड इन दैट एडवाइजरी बॉडी कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल. राइट, ऑल्दो उसमें आपके जो वायसरॉय काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, उसमें नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स को रखा गया. राइट, ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स नहीं थे, नॉन ऑफिशियल्स थे. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुई? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई. किसके पास? गवर्नर जनरल्स के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कब स्टार्ट हुई, कौन से एक्ट के साथ हुई, सो दैट वुड बी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. राइट, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो थी गवर्नर जनरल के पास चली गई, जो सारे प्रोविंसेस थे वहां के. राइट, ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, आज भी देखते हो कि अगर इमरजेंसी ऐसी कुछ रहती है जब आपका जो लोकसभा है दैट इज नॉट इन सेशन, तो ऑर्डिनेंस आ सकते हैं. अब मुझे ये बताओ, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि ही कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस एंड ऑल्सो फॉर गवर्नर? आपको यहाँ पे आर्टिकल्स बताने हैं. राइट, पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड. मतलब पोर्टफोलियो आज हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, आज हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं. डिफेंस मिनिस्ट्री है, राइट, उसके अलावा आपकी होम मिनिस्ट्री है, कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं. सो दिस वाज पोर्टफोलियो सिस्टम. डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं डिफरेंट मेंबर्स को दे दी गई. राइट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड विद द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. तो हमने इससे पहले देखा था कि जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, तो जो सारी प्रोविंसेस की पावर हैं वो किसके पास चली गई थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास. बट विथ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जो मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको वापस कर दी गई, एंड विद दिस डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड. राइट, सो यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है. राइट, सो प्रेसिडेंट can promulgate ordinance by the constitution. राइट, कौन से आर्टिकल में दिया है? 1, 2, 3. और गवर्नर कौन से आर्टिकल से प्रोमulgate कर सकता है ऑर्डिनेंस? 2, 1, 3. राइट, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, तो यहां हमने क्या देख लिया? इंडियन काउंसिल एक्ट.
चलो, इंडियन काउंसिल एक्ट में हमने देख लिया ऑर्डिनेंस पावर थी, ऑर्डिनेंस पावर नहीं, कॉस्ट ऑफ 312 नहीं है, 213 है गवर्नर की, 123 है प्रेसिडेंट की, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसको कैसे याद कर सकते हैं? 1892 में जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग थे दे कैन नॉमिनेट, राइट, नॉमिनेशन से यहाँ पे जो है इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे एंड गवर्नर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक्सपैंड हो गया था, उनमें डिफरेंट मेंबर्स उसमें और ऐड हो गए थे और उनको एक पावर मिल गई थी, वो क्या थी? डिस्कशन ऑफ बजट और क्वेश्चनिंग द एग्जीक्यूटिव। बट यहां पे ये लोग जो है बस बजट को डिस्कस करते थे, दे कैन नॉट वोट फॉर इट, राइट। अभी हमने जैसा कि देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज काइंड ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी, राइट, एडवाइजरी बॉडी थी, तो उनको वो डिस्कस तो कर सकते थे। एडवाइस देने वाले क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, राइट। फिर उनका जो है वो जो डिस्कस करते हैं उनके उस चीज के बारे में इंप्लीमेंटेशन तो होता नहीं है, सो दे वर नॉट एबल टू वोट फॉर द बजट और क्वेश्चन कर सकते थे वो एग्जीक्यूटिव को, राइट। बट यहां पे भी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? दैट और जो आप पहले से क्वेश्चन वो बता के रखते थे वही क्वेश्चन वो पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड। तो यहां पे जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करने की पावर जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं दी गई थी, राइट। सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस 1892 में आ गए थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस थ्रू नॉमिनेशंस हो सकते थे, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट एज वेल एज टू क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड, राइट। ये वाली चीज समझ आ गई तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो गाइस, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो काउंसिल एक्ट आया था हमारा 1919, राइट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आया था। अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। डाउट कुछ है अगर तो पूछ लो गाइस। नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 सॉरी 1909 एंड 19 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और इसमें क्या करते हैं ये लोग एग्जाम में आपको शफल कर देते हैं, इनके जो प्रोविजंस हैं वो शफल कर देते हैं एंड दैट्स व्हाई आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत करके आ जाते हो। तो आपका इससे पहले हमने क्या देखा था, 1892 में जो है आपको इनडायरेक्ट इलेक्शंस की पावर दी थी, राइट, डिस्कशन ऑफ बजट की पावर दी थी एंड क्वेश्चंस पूछने की पावर दी थी एग्जीक्यूटिव को। नाउ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ एक स्टेप आगे बढ़े। कैसे स्टेप आगे बढ़े? यहां पे अब डायरेक्ट इलेक्शंस हो सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, राइट, डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। और सेकेंड जो है आपका जो आपकी जो डिस्कशन ऑफ बजट थी वो वहां पे वोटिंग पावर भी आ गई थी, राइट। दे कुड वोट फॉर द बजट। एग्जीक्यूटिव आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, दे कैन वोट फॉर द बजट। एंड सब थर्ड जो हमने पॉइंट पढ़ा था 1892 का कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। विथ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते थे, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी अब उसका नाम क्या कर दिया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा ये बताओ इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा गया था? यस, काउंसिल मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हमने इससे पहले देखे दे वर इंडियंस, राइट। नाउ द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू 60, 16 टू 60 कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया था। व्हाट इज कम्युनल इलेक्टोरेट? सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। नाउ इट वाज फर्स्ट गिवन इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म टू मुस्लिम्स, राइट।
and it was expanded with Indian Council Act of 1919. तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या किया जाता है, जब कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा होता है, यहाँ पे फर्स्ट 1919 में जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो इट मेंट दैट अगर किसी एरिया से, किसी कॉन्स्टिट्युएंसी से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो ओनली मुस्लिम वोटर्स, राइट, मुस्लिम वोटर्स ही जो हैं वहां पे उस कैंडिडेट के लिए वोट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सिख कैंडिडेट 1919 में और भी जो है कम्युनिटीज को ऐड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, तो अगर मान लो सिख है, राइट, तो अगर कोई सिख कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वहां पे, सो ओनली सिख वोटर्स, अगर पॉपुलेशन में 100 पीपल है, राइट, 100 पीपल है, उसमें से 60 पीपल जो है अगर सिख वोटर है, तो ओनली 60 पीपल वर अलाउड टू वोट, राइट। आगे समझ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है फर्स्ट इंडियन मेंबर ऐड किए गए थे, ये लॉ मेंबर थे, इनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो फर्स्ट मेंबर ऑफ वॉयसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, एंड ही वाज अ लॉ मेंबर। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। 1909 में सारे ही पॉइंट क्रिप्स लॉ में सेम ही हुआ था, समझ नहीं आया, मतलब क्या पूछ रहे हो। तो ये चीजें थी आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, राइट। ठीक है, आगे समझ। मुस्लिम लीग वाला आई डोंट अंडरस्टैंड क्या पूछ रहे हो आप। सेपरेट इलेक्टोरेट अलग चीज है, राइट, क्रिप्स मिशन में जो आया वो बात की चीज है। यहां से जो है कम्युनल टेंडेंसीज, मतलब डिवाइडिंग टेंडेंसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, राइट, डिवाइड एंड रूल वाली टेंडेंसीज बढ़ने लगी थी, राइट, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि अगर इंडियंस यूनाइट हो जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और भी कम्युनिटी में था अविनाश, वो नेक्स्ट नेक्स्ट 1900 जब इन्होंने देखा 1919 के एक्ट के साथ कि ये जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज है वो काम कर रही है, कम्युनल टेंडेंसीज आ रही हैं लोगों में, सो यहां से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंक्रीज कर दिया टू डिफरेंट कम्युनिटीज, राइट। तो यहां हम देख लेते हैं, मैंने पूछा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, बताओ, फटाक से बताओ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, अगर किसी को पता है तो। आंसर करो गाइस। ब्रिटिश मेंबर्स, कौन से ब्रिटिश मेंबर्स, डेवलपमेंट की वजह से। सो मिंटो जो थे यहाँ पे, मॉर्ले मिंटो, मतलब ये फर्स्ट नेम जो आता है, ही इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमने पढ़ा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कौन से एक्ट के साथ बनाया गया था, एंड ही वॉज द वायसरॉय, राइट। फर्स्ट नेम जो यहाँ पे आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आते हैं, तो फर्स्ट नेम जो आपका है, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड जो सेकेंड नेम है आपका लॉर्ड मिंटो जो थे, ही वॉज द वायसरॉय, राइट। ओके, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो है हम पॉइंट देखते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, राइट। 1919 के साथ ही बहुत सारे डेवलपमेंट हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, राइट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे काफी सारे चेंजेस हुए, जिसमें कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे, राइट। तो कैसे डिवाइड कर दिए गए थे, आपको पता है सेंटर और प्रोविंस दो एंटिटी बना के रखी थी, राइट, दो एंटिटीज बना के रखी थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे, राइट, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट वन यहाँ पे आ गए थे, एंड प्रोविंस को सब्जेक्ट टू दे दिए थे, राइट। यहाँ समझ में आया।
हम यहाँ क्योंकि डायरकी समझने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या किया इन लोगों ने, प्रोविंशियल लेवल पे इन लोगों ने क्या बनाए, रिजर्व्ड सब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पे सेकंड क्या बनाया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, राइट। सो रिजर्व्ड सब्जेक्ट को कौन देख रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को कौन देख रहा था, मेंबर्स इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। सब्जेक्ट वन, लाइक देखो अभी यहाँ पे उसमें नहीं जाएंगे सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ठीक है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे जो थे डिवाइड कर दिए थे, डायरकी समझने की कोशिश करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारी आज की डेट में यूनियन है, सेंटर है, ठीक है, और स्टेट है, दो लिस्ट अभी हम मान रहे हैं, हम कॉन्करेंट को अभी छोड़ दो, ठीक है। सो दो लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। नाउ रिजर्व लिस्ट जो थी वो कौन देखता था, एग्जीक्यूटिव। रिजर्व लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स आ जाते थे, फॉरेन अफेयर्स, राइट, रेवेन्यू रिलेटेड अफेयर्स जो आ जाते थे वो आपके किस में आ जाते थे, रिजर्व लिस्ट में। और ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या आ जाता था, एग्रीकल्चर लाइक सब्जेक्ट्स जो आ जाते थे वो ट्रांसफर्ड लिस्ट में आ जाते थे। वो लोग ऐसे सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड लिस्ट में डालते थे दैट दे थॉट आर अनइम्पॉर्टेंट, राइट, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, राइट। सो हमने यहां देखा सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया था, एंड डायरकी कहां पे आई थी, प्रोविंशियल लेवल, बस प्रोविंशियल लेवल पे आई थी, राइट, सेंट्रल लेवल पे नहीं आई थी डायरकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के साथ ही जो है प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी आ गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, नोट्स बना लेना जैसा मैं बता रही हूं, उसको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब यहाँ पे सेकेंड चीज क्या हुई थी, बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब दो हाउसेस बना दिए गए थे सेंटर पे, राइट। सेंटर में अलग डेवलपमेंट हुआ था, प्रोविंस में अलग डेवलपमेंट हुआ था। सेंटर में क्या डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई थी, राइट। सेंटर में ये डेवलपमेंट हुआ था जो आगे जाके आपके राज्यसभा और लोकसभा बने, राइट। तो हमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ये प्रोविजन समझ आ गए गाइस, थम्स अप करके मुझे बता दिया करो जैसे ही हमारे पॉइंट्स खत्म हो। फाइन, चलो यहाँ कुछ और जो प्रोविजंस थे वो भी हम देखते हैं, राइट। वो पिछले अभी जो हमने देखे, राइट, जो आपकी रिजर्व लिस्ट, डायरकी देखा हमने, बाइकैमरलिज्म देखा, ये जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट। सो अब यहाँ पे जो वॉइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, राइट, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में कि 3 मेंबर्स जो रहेंगे यहाँ पे वो इंडियंस रहेंगे, राइट। मैंडेट कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था कि अब 3 मेंबर्स ऑफ वॉइस और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इंडियंस। और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जैसा मैंने अभी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बताया आपको कि उसमें मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था, इस हिसाब से आप ये बताओ मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था, ठीक है। फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस बताओ, ठीक है। सो 1919 के साथ ही जो है आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका स्टैब्लिशमेंट हो गया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। पीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से एक्ट के साथ आया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, सो इट वाज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया, जो वोटिंग राइट्स है वो 10% पॉपुलेशन को, 10% पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसको दे दिया, ठीक है। 10% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन थी, देवर वेल इनफ, राइट, जो मॉनिटरीली वेल लोग थे उनको दिया गया। ऑल्सो यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, राइट। कौन सी कम्युनिटीज को, पता है कौन सी कम्युनिटीज को किया, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस,
इंडियन क्रिश्चियंस, राइट, इंडियन क्रिश्चियंस को यहाँ पे जो है क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, इंडियन क्रिश्चियंस एग्जैक्टली, एंड यूरोपियंस। राइट, सो सिख, एंग्लो इंडियंस मतलब जो इंग्लिश पीपल जो इंडिया में आके रह गए थे, अभी एंग्लो इंडियंस अभी हमने रुको बताती हूँ, जो इंग्लिश पीपल जो इंडिया में आके बस गए थे, ठीक है, और उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अब इंडिया में ही थी, देवर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस। आज भी हम एंग्लो इंडियन को किसको बोलते हैं, जो ब्रिटिश एरा के जो लोग यहाँ पे रुक गए, बस गए, राइट, आपके क्या कहते हैं, पोर्टुगीज, गोवा, काफी लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको, राइट, जो एंग्लो इंडियंस है, मतलब उनकी जो जनरेशन थी वो इंग्लिश थी, राइट, जनरेशन जो उनके पूर्वज थे, राइट, देवर एंसिस्टर जो थे देवर इंग्लिश। अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं ना हम लोग, अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं। अमेरिकन इंडियंस क्या होते हैं, जो इंडियंस अमेरिका में जाके बस गए और इनकी नेक्स्ट जो जनरेशन है दे आर अमेरिकन, ऑल्दो देयर रूट्स आर इंडियंस, राइट, सुनीता विलियम्स हो गई आपकी, कल्पना चावला हो गई, दे आर अमेरिकन इंडियंस, सो दीज आर एंग्लो इंडियंस, राइट। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे हम लोग आ जाते हैं। सनी काफी लेट आए हैं क्लास में। सो आप लोग को रोज क्लास में आना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इसी पॉलिटी का ये जो पार्ट है, दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम जस्ट आस्किंग, डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका पार्ट, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एंड ऑल इंडिया फेडरेशन जो था प्रपोज किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर नहीं थे, वो क्या थे, प्रिंसली स्टेट, दे वर रूल्ड बाय किंग्स, राइट, दे वर रूल्ड बाय किंग्स। और ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को क्या मिला के क्या बनाया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये प्रपोजल था ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रपोजल नहीं, प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, पर ये कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, ये बस पेपर पे ही जो है आपका रह गया, राइट, राइट। नाउ अब यहाँ सब्जेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो गए, राइट, यहाँ पे एक फेडरल लिस्ट बनी, फेडरल लिस्ट बनी एंड प्रोविंशियल लिस्ट बनी, एंड थर्ड वाज कॉन्करेंट लिस्ट, राइट, फेडरल लिस्ट बनी, प्रोविंशियल लिस्ट बनी एंड कॉन्करेंट लिस्ट बनी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट। यहाँ सब्जेक्ट फिर डिवाइड हो गए थे सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। बताओ डायरकी कौन से एक्ट के साथ आई, क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया, डायरकी कौन से एक्ट के साथ आई आपको बताना है। अब जो है डायरकी थी आपकी, डायरकी जो है वो अबॉलिश हो गई थी एट प्रोविंशियल लेवल, जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, राइट, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट थे, वो प्रोविंसेस में कैंसिल होके कहाँ आ गए थे, फेडरेशन में या फिर स्टेट में। तो अब आपकी जो सेंटर या फेडरल लिस्ट थी, इट कंसिस्टेड ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, राइट, आ गया समझ। बता दो एक बार, कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, मैंने अभी तुम लोगों को बताया है क्योंकि, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ फर्स्ट ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की सोची इन लोगों ने, राइट, सब्जेक्ट्स जो थे अब डिवाइड कर दिए थे तीन पार्ट्स में, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, और डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल से खत्म करके कहां स्टार्ट कर दी थी, फेडरल लेवल पे, राइट। डुअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुई थी ये बताओ, डुअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हो गई थी।
डुअल गवर्नमेंट गाइस कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, मुझे ये बताओ। कौन से एक्ट के साथ स्टार्ट हुई और कौन से एक्ट के साथ खत्म हुई थी? सही आंसर दे रहे हो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के साथ जो है आपकी डायरकी सॉरी डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, और 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ जो है आपका डुअल गवर्नमेंट समाप्त हो गया, क्या खत्म हो गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हम कुछ और प्रोविजंस देखेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे ऑटोनॉमी है वो और प्रोवाइड कर दी गई थी प्रोविंसेस में, एंड 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस वर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर, राइट। इससे पहले हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर कौन से एक्ट में देखा था, ये भी बताओ। उसी एक्ट में डायरकी भी आया था, डायरकी और बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर सेम एक्ट में आई थी, कौन सा एक्ट था वो बताओ, राइट। एंड उसके बाद जो आपकी प्रोविंसेस में आपका जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऐड हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड हुआ है, ठीक है। सो फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो अबॉलिश हो गया था इससे पहले वाला, ठीक है। बर्मा एंड एडन वर severed ऑफ फ्रॉम इंडिया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, आरबीआई, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, राइट। नाउ एक्ट कंटिन्यूड अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तब तक चला जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो गया और इंप्लीमेंट नहीं हो गया, ठीक है। अब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो हमारी जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट है हम आगे भी देखेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट पार्ट जो हमारा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ऑल्दो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशन भी रेफर किए गए हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी सारा जो पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके साथ ही इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन नेशन, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, एंड सोवरेन मतलब फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, राइट। एंड वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, अब ये बस नॉमिनल हेड हो गए थे, राइट, दे वर नॉट हैविंग एनी पावर, राइट। सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस, इन्होंने क्या सेट किया विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो सेंटर और प्रोविंस में है आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई, असाइन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, राइट। सो देखो सिमोन कमीशन आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, राइट। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आप पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ हम अभी सिमोन कमीशन नहीं पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पे आ गए हम, ठीक है। सिमोन कमीशन काफी पीछे छूट गया आपका। असाइन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब जो पावर आ गई आपके पास, किसके पास आ गई, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव असेंबली के पास, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ पास, ठीक है। ये आ गया समझ, राइट। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। राइट, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन, राइट। आपको समझ, आई होप सबको सब समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। रिवाइज कर लेना गाइस बिफोर नेक्स्ट क्लास, राइट। बाइकैमरलिज्म मतलब टू हाउसेस, जैसे लोकसभा, लास्ट स्लाइड अमन, क्या देखो बाइकैमरलिज्म मतलब टू हाउसेस, दो हाउस, जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा हो गई, ठीक है, उसको हम बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, गॉट इट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर क्लास, रिवाइज करके आना तभी नेक्स्ट क्लास समझ आएगी, थोड़ा उसको पिछली क्लासेस को रिवाइज कर लेना है गाइज, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स ऑल्सो, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर क्लास, टेक केयर गाइज, बाय बाय।